नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं यंग इंडिया। आज हम कोटा से यंगिस्तान की आवाज को आपके सामने ला रहे हैं। युवाओं की 2019 में नई सरकार से क्या उम्मीद है, वो अपने सपने के भारत को कैसा देखना चाहते हैं, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर सियासी नब चटोलने यंग इंडिया की टीम कोटा के सांगौद में JLN कॉलेज कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची है। राज्य के हाड़ौती क्षेत्र आजादी के बाद से ही ये पहले जनसंघ और अब बीजेपी का मजबूत गढ़ बना हुआ है। अब तक कुल 16 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 4 बार ही इस सीट पर जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 6 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। एक जमाने में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र उद्योग का बड़ा केंद्र था। आज कोटा की पहचान कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से देश भर में है। कोटा में इस बार सांसद ओम बिरला की टक्कर कांग्रेस उम्मीदवार राम नारायण मीणा से बीच होगी। वर्तमान सरकार और सांसद के कार्यकाल को लेकर कोटा के नौजवान की क्या राय है, आइए आपको दिखाते हैं। दो 2019 है और लोकसभा चुनाव का जो फीवर है वो चढ़ा हुआ है। देश में सत्ता किसके हाथों में होगी ये युवा को तय करना है, क्योंकि देश का भविष्य है युवा। और आज हम पहुंचे हैं सांगौद के JLN कॉलेज में। JLN कॉलेज का ये यूथ जो कि आज अपना जो नजरिया है, अपना जो मूड है वो हमारे सामने रखेगा कि आखिर वो देश में कैसी सत्ता चाहते हैं। देश में विकास को लेकर के इस यूथ का, इस युवा का क्या कुछ कहना है। इस यूथ के साथ में हम 5 सवाल इनके बीच में सबसे पहले रखने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल होगा 2019 में ये कैसी सरकार चाहते हैं। हमारा दूसरा सवाल होगा सरकार से इनकी उम्मीदें क्या है। तीसरा सवाल होगा कि इनके सपनों का जो भारत है वो कैसा होना चाहिए। चौथा सवाल होगा कि अगर इन्हें एक दिन का PM बना दिया जाए तो ये क्या करते। और 5वां सवाल इनके बीच में हम रखेंगे कि जो इनके स्थानीय सांसद हैं उन्होंने जो लोकल डेवलपमेंट है वो क्या कुछ किया। तो JLN B.Ed कॉलेज के इस यूथ के साथ में, सांगौद के इन युवाओं के साथ में पहले सवाल के साथ में हमारे खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल कि 2019 में कैसी सरकार आप चाहते हैं? 2019 में युवाओं को अच्छा प्रोत्साहन मिले और सरकारी जॉब जो बहुत जिसकी आज सभी युवाओं को जरूरत है, सभी को उपलब्ध हो। हमें एक सफल नागरिक का चुनाव करना है। हमें कांग्रेस और बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। हमें एक सफल नागरिक। जो आरक्षण का मुद्दा है उसमें जो कैपेबल इंसान होता है वो पीछे रह जाता है और जिसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है वो आगे चला जाता है। तो सरकार से हमारी यही आशा है कि जो इंसान जो कैपेबल है उनको उस पोस्ट पर, उस स्थान पर पहुंचाया जाए और रोजगार में वृद्धि की जाए। सरकार ऐसी हो जो भी वादे कर रही है उन्हें जमीनी स्तर पर लेकर आए। अब सरकार जब वादे हो रहे हैं वो पूरे हो। सरकार जब चुनाव लड़ते टाइम पे तो वादे कर लिए जाते हैं पर वो कभी पूरे होते नहीं है। योजनाएं होती है, शिलान्यास किए जाते हैं पर उनका कभी पूरा हो नहीं पाता है। तो जो भी आप वादे कर रहे हो उन्हें तो कम से कम पूरा करें। जो रिजल्ट आते हैं वो कहीं न कहीं भर्ती की जो प्रक्रिया वो पूर्ण नहीं हो पाती। तो सरकार से सबसे पहला अनुरोध यही है कि जो सरकार बने वो जो भी भर्तियां उनकी कंप्लीट करे और उनके रिजल्ट समय पे दे और भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करे। सरकार ऐसी होना चाहिए, हमारा लीडर जो प्रधानमंत्री होता है ऐसा होता है जो निम्न स्तर से सोचे। एक स्टूडेंट के कायदे में जाके सोचे कि स्टूडेंट क्या चाहता है। आज हम देखते हैं कि हर तरफ बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लेकिन उनको रोजगार देने के वादे किए जाते हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता है। बस वो वोट ले लेते हैं वादे करके और वापिस सरकार बनती है, भूल जाती है उन वादों को। लेकिन वादे पूरा करना चाहिए अपने। यही कि जो भी सरकार बने उससे बेरोजगारी जो है खत्म हो, बेरोजगारी पर काम करे, ऐसी सरकार। अगले सवाल के साथ में आते हैं। सरकार से आपकी उम्मीदों की अगर बात करें तो क्या उम्मीदें हैं सरकार से, किस तरह की उम्मीदें आप रखते हैं? सर, सरकार जो भी है एक इतनी सक्षम सरकार आनी चाहिए कि वो विश्व के सामने जो हमारे देश को एक बिल्कुल समृद्ध देश की तरह प्रेजेंट कर सके। जैसा कि आज भी हम देख रहे हैं, आज इसरो ने नए नए इतिहास रच रहा है। आज ही न्यूज में मैंने जी न्यूज पे देखा था जो नई मिसाइल लॉन्च की है, कल जो मिशन शक्ति था। तो ऐसी सरकार जो देश को विकासशील से विकसित देश की तरफ ले जाए।
जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो ये सिर्फ कागजों में नहीं रहे बल्कि ये इम्प्लीमेंट भी हो कि जनता द्वारा और जनता के लिए शासन हो रहा है। और जो योजनाएं होती है, काफ़ी सारी योजनाएं सरकार लेकर के आती है, हर सरकार लेकर के आती है, लेकिन ये देखा जाए कि ज़मीनी स्तर पे क्या वो कारगर है, क्या सब लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। एक गरीब किसान से लेकर के हर इंसान को, हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। जी, आज का युवा इतना ज़्यादा, मतलब जैसे कि अभी चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन को लेकर आज युवा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ओके, मेरा भी इट वुड बी माई सेकेंड टाइम टू कास्ट माई वोट, एंड कास्ट करना भी चाहिए बिकॉज ये हमारा डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है। तो और हम जिन उम्मीदों को लेकर हमारी सरकार चुनते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार भी हमारी उन उम्मीदों पर खरा उतरे। अगला सवाल आपके सामने रखेंगे हम कि आपके सपनों का जो भारत है वो कैसा होना चाहिए, कैसा इमेज करते हैं कि हमारा जो देश है वो होना चाहिए, क्या लगता है? हमारा देश एक तो सबसे पहले भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त भारत होना चाहिए, और उसमें ना पूरे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे सभी अभी लेवल पढ़ाई का बढ़ता जा रहा है, सब पढ़ाई कर करके घर बैठे हुए हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है। तो सबसे पहले रोजगार मिलना चाहिए सभी युवाओं को। और एक महंगाई की दर जो दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई कम होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी तो रोजगार ही है युवाओं के लिए, तो वही होना चाहिए। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? हमारे सपनों का भारत रोजगार सहित होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं बाहर पढ़ाई के लिए बाहर फॉरेन में जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे वहाँ की जो फैसिलिटीज है वो हमें हमारे इंडिया में नहीं मिल पा रही, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो फैसिलिटीज है हमारे इंडिया में हो, इसलिए हमें यहाँ से बाहर जाने की जरूरत। बिल्कुल, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, हमारे जो देश का भविष्य है, हमारे देश की जो सोच है, हमारे देश का जो नजरिया है, वो इस देश के ही काम आए। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? वही यही है कि जैसे जापान वगैरह और ये विकसित देश हैं, वो बताते हैं कि भारत से 30 साल आगे हैं, तो ये सोच के बड़ा दुख होता है कि कई काश भारत भी उस लाइन में खड़ा हो। बहुत बड़ी बात आपने कही, दिल को लगी। शहर भी डिजिटल इंडिया से जुड़े, गांव के लोग शहर में जाने के बजाय अपने गांव में ही अच्छा व्यवसाय करें, बस ये। हमारा भारत सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्नतापूर्ण हो। हमारा भारत मतलब बेरोजगार है, तो बेरोजगारों के लिए एक रोजगार की हमारी सरकार ये करे। अगर अगला सवाल आपके सामने रखूं कि अगर आपको एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा कौन सा बदलाव, ऐसा एक कोई हमारा देश अभी भी क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे? फैसला तो क्या है, देखो अभी हमारा देश क्या है, आज कृषि प्रधान देश है, तो मतलब 70% करीब आबादी हमारी खेती करती है, खेती पर निर्भर है। तो मतलब योजनाएं बनाते हैं, करते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते। खेती पर आप काम करेंगे? अगर आपको एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो क्या करेंगे? जैसे कि पीएम बना दिया जाए तो क्या मतलब जैसे बेरोजगारी और जो किसानों की समस्या है उन पर जो सख्त कार्रवाई करेंगे, जो एक्शन लेंगे जल्दी और उनकी समस्याओं को समझ। अगर एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले निम्न स्तर पर जैसे गांव या जैसे ब्लॉक लेवल पे जाऊंगा और जा करके वहाँ पर समस्याओं को ढूंढूंगा कि क्या समस्या है, और वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करके स्ट्रिक्ट एक नियम बनाऊंगा और तुरंत उसको खत्म करके। मैं सबसे पहले तो सभी राजनेताओं की जो पेंशन होती है उसको बंद करूंगा। बहुत आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म कर देंगे। न्याय व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहूंगी। सर जो सबसे पहले तो जो महिला सुरक्षा है उस पर सबसे पहले होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनकर और फिर उनकी प्रॉब्लम्स को मैं उनका सॉल्यूशन करूंगी, और इसके अलावा जो भी महिलाओं से या बाल विकास से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उनको इम्प्रूव करना चाहूंगी। आरक्षण खत्म करना है सबसे पहले। सर मुझे भी आरक्षण खत्म करना। आरक्षण खत्म होने। आरक्षण खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, शिक्षा का एक अच्छा स्वरूप निकल कर आए और सब लोगों को योजनाओं का फायदा मिले। आरक्षण खत्म हो। जो आपके स्थानीय सांसद हैं उनको लेकर के क्या कहेंगे? आपने जो लोकल डेवलपमेंट यहाँ पर देखा होगा, आपके इलाके में देखा होगा, क्या हुआ या नहीं हुआ, आपके जरिए अगर समझना चाहूँगा। सर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर और कि इट नीड्स मोर, क्योंकि अभी स्कूल अगर यहाँ पर हम देखें, शिक्षा का लेवल देखें तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स तो हैं ही सही, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स का मैं चाहूँगी कि यहाँ पे और ज़्यादा डेवलपमेंट हो, क्योंकि आज उनकी जो कंडीशन हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बद से ज़्यादा बदतर है।
जैसे अभी यहाँ पे जैसे शिक्षा की अभी बहुत ज्यादा, जैसे प्राइवेट तो बहुत ज्यादा है पर स्कूल में जैसे सरकारी स्कूल बहुत कम है, तो उस हिसाब से मतलब गवर्नमेंट स्कूल भी होने चाहिए और ऊपर से मतलब जैसे कॉलेज वगैरह भी होने चाहिए। उसमें फैसिलिटी भी जैसे प्राइवेट कॉलेज में मिलती है वैसे प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट में भी मिलनी चाहिए फैसिलिटी बच्चों को, ताकि हमारा जो देश का यूथ है वो आगे मतलब आगे की और अच्छा बने। उन्होंने विकास तो करवाया पर उस लेवल का नहीं हुआ है। विकास होना चाहिए शिक्षा के स्तर का और गांवों तक विकास पहुंचना चाहिए, जैसे कि सांगोदी स्तर तक अभी पहुंचा नहीं है, इतना विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कोटा में तो करवाया है विकास पर यहाँ तक इतना विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट की वो कम फैसिलिटीज बहुत कम सुविधा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत हाई लेवल का होना चाहिए और वहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए गरीबों को, ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़े इलाज के लिए। सर जैसे कि जो सड़कों का विकास है वो अपने मेन रोड तक तो सीमित है, लेकिन जो गलियों में और जो बस्तियों में लोग रह रहे हैं वो वहाँ तक उनकी सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है। तो सांसद से यही है कि वो जैसे कि प्राइवेट इन संस्थाओं पर ध्यान नहीं देकर उन जगहों पर भी विकास करे, गवर्नमेंट जगह पे भी जहाँ पर कच्ची बस्तियों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी जैसे कि स्थानीय सड़कें होती है, जो गांव से सटी हुई जो सड़कें होती है, आपने देखा होगा वहाँ पर भी विकास नहीं हुआ है अभी तक। तो जो गांव से जो बच्चे पढ़ने आते हैं जिस कस्बे क्षेत्र में, तो पढ़ने के लिए जरूरी है कि वो सड़कों से जुड़े, वहाँ से जुड़े, इसलिए उनको पूरी शिक्षा मिल पाएगी। देखिए, उम्मीदें बहुत सारी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर के। जो उम्मीदें होनी चाहिए वो हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर जितना खरा उतरना चाहिए वो नहीं हो पाया। सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था को हम लोग प्रैक्टिकल बनाएं, ना कि किताबों में चलाएं। राम मंदिर के लिए सर वो तो हर साल ही रहेगा, वो मुद्दा कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के बदलाव की जो जरूरत है वो महसूस ये यूथ करता है कि किस तरह का बदलाव होना चाहिए। इस बार के चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, ये चौथा सवाल इनके बीच में हम रखेंगे। और सबसे आखिरी सवाल होगा कि हर 5 साल में जो सरकार बदलने की परिपाटी है उसके बारे में ये सब क्या सोचते हैं। तो ये यूथ जिसके बीच में फिर से ब्रेक के बाद जो पहला सवाल है वो यही कि किसी भी तरह की जो कर्ज माफी है उसको लेकर क्या सोचते हैं। कर्ज माफी बिल्कुल किसी भी हद से सही नहीं, किसी भी तरीके से सही फैसला नहीं है। इससे जो जनता है या पब्लिक है वो एक निठल्ली बनती जा रही है। ये एक स्थायी समाधान नहीं है। इसके लिए कर्ज माफी की तुलना में आप लोगों को रोजगार देंगे या कोई उनको कमाई का जरिया पैदा करेंगे तो वो लोग उससे जिंदगी भर कमा के खा सकते हैं। आप कर्ज माफी से उनका जिंदगी भर का आजीविका का साधन नहीं दे सकते। कर्ज माफी किसान अपने खून पसीने से इतनी मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसकी फसल नहीं हो पाती तो उसको कर्ज माफ नहीं किया जाता। और जो मतलब
बड़े बड़े नेता लोग हैं तो वो उनका मतलब कर्ज माफ कर दिया जाता है। बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। कर्ज माफी को हटाकर यदि सरकार उन चीजों पर ध्यान दे कि जैसे किसान किस तरह से मर रहा है, वो जो मेन मुद्दा अगर सरकार देख ले कि किसान की मौत किस तरीके से हो रही है, अगर उसको फसल के लिए कुछ चीजें मुहैया कराई जाए तो मैं चाहती हूँ कि शायद वो ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा, ना कि कर्ज माफी। सर, कर्ज माफी बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट ये हमें किसी बीमारी की जड़ पर वार करना चाहिए। अगर हमें किसी बीमारी को खत्म करना है तो कर्ज माफी उसको ऊपर से ठीक कर देते, पर एक वो बीमारी उसका सही सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो कर्ज माफी किसान या कोई भी हो उसे इतना सक्षम बना दो कि कर्ज माफी की जरूरत ही न पड़े। जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, आज तो हमें बेरोजगारी भत्ता चाहिए ही नहीं, हमें तो रोजगार चाहिए। सवाल के साथ में आपके साथ में आते हैं, आरक्षण के बारे में आपकी राय क्या? आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पढ़े हुए बच्चे रहते हैं वो तो पीछे रह जाते हैं और जो कम पढ़े लिखे रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आरक्षण कोई होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण बिल्कुल गलत है। आरक्षण से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो जैसे जनरल वाले बच्चे हैं, उनके ज्यादा नंबर आ जाते हैं, फिर भी वो रह जाते हैं। लेकिन ST SC वाले जो वो बच्चे हैं, उनको आरक्षण की वजह से जॉब मिल जाती है। और मैं ये मानती हूँ कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, और जो होए तो फिर है ना उनका लाभ सबको मिलना चाहिए, सबको बराबर का हक होना चाहिए। तो मेरा तो यही है कि अगर मैं खुद ST में आती हूँ, लेकिन मैं खुद चाहती हूँ कि मैं जनरल सीट फाइट करके और आगे बढ़ूँ। यानी कुछ करके दिखाएं। हाँ, कुछ करने की जरूरत है। आरक्षण आई थिंक एक गलत सिस्टम है, क्योंकि आरक्षण की वजह से जो कैपेबल स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, और जो अनकेपेबल होते हैं वो उनसे ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। आरक्षण एक गलत योजना है। इसकी वजह से ना जो कम पढ़े लिखे ना आगे बढ़ जाते हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे ना पीछे रह जाते हैं। हाँ, आरक्षण तो खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी जगह जाते हैं मतलब जहाँ पे ऐसे व्यक्ति बैठे होते हैं जो मतलब सिस्टम को पूरी तरह से चला भी नहीं पाते, तो इसलिए आरक्षण तो खत्म। आरक्षण ये भेदभाव की नीति है। वो किसी में मतलब SC और ST में भेदभाव, OBC STC में भेदभाव करते हैं। देश में शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के जो बदलाव है उसकी जरूरत है, आप बताइए किस तरह का बदलाव होना चाहिए देश की शिक्षा व्यवस्था में? शिक्षा की सुधार के लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। जैसे ये सबसे बड़ा ये आरक्षण है ना, इसको भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण है इसकी वजह से जब जल्दी कुछ अशिक्षित लोग जब नौकरी लग जाते हैं, तो जब पढ़ाने में उनको अच्छी तरीके से नहीं आती। जैसे कोई हमारे आसपास के एरिया में 12th क्लास जो निचली वर्ग जो है उनको आरक्षण मिला है, वो 12th पास करके जॉब लग गया, तो उनको सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था को हम लोग प्रैक्टिकल बनाएं, ना कि किताबों में चलाएं। आजकल की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो सिर्फ किताबों में और फाइलों में चल रही है। लोगों को कुछ नहीं पता होता है। जैसे हमारे ही BEd कॉलेज के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सी चीजें सिर्फ फाइलों में चलती है, ना कि वो प्रैक्टिकल हो पाता है। तो उसको आप सैद्धांतिक न बनाकर प्रायोगिक बनाएं। यानी प्रैक्टिकली एजुकेशन की जरूरत है। आप क्या लगता है? शिक्षा व्यवस्था में स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार उसी की सहायता से, ना कि किताबी ज्ञानों की सहायता से। जैसे BTech कॉलेज में वास्तविकता ये है कि वहाँ पे बस 4 साल पढ़ाया जाता है, ना कि उनको ट्रेन किया जाता है। जैसे सर एजुकेशन सेक्टर में जो ऑनलाइन फॉर्म भराए आते हैं, ऐसे कई से ऐसे फॉर्म भराए जाते हैं जिनके रिजल्ट अटके रहते हैं। तो उनका जैसे फॉर्म भराया तो जैसे अपने जो रिजल्ट है उनकी जल्दी निर्णय लिया जाए, और जो परीक्षा व्यवस्था है उनको ठीक किया जाए। एजुकेशन में ऐसे बदलाव किए जाने चाहिए, मतलब कि जो देश को विकसित बना सके, एक विकासशील प्रगति और से विकसित बना सके। शिक्षा प्रणाली के लिए जो नीतियां बनाई जाती है वो ऐसे के कमरों में बैठकर बनाई जाती है। जमीन पर क्या हो रहा है उसका उनको पता नहीं होता है, और वहाँ योजनाएं बना देते हैं, यहाँ कुछ उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। और हम जो प्रणालियां फॉलो कर रहे हैं वो विदेशों की, जैसे अमेरिका की या चीन की, वो प्रणालियां फॉलो कर रहे हैं। पहले भारत विश्व गुरु था क्योंकि हम इन्हें फॉलो नहीं कर रहे थे, अब हम फॉलो कर रहे हैं तो उनके पीछे चलेंगे, आगे तो हो ही नहीं सकते। चौथे सवाल के साथ में आते हैं कि इस बार के जो चुनाव है उनमें कौन सा जो मुद्दा है वो हावी रहेगा? क्या लगता है कौन सा मुद्दा आपको नजर आता है कि जिस पर चर्चा होगी और जिसको लेकर के ये पूरा चुनाव निकल जाएगा? सर, मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, पर एक्चुअल में होता ये है कि भीड़ मतलब एक अपने मतलब के लिए कि जैसे कि किसानों का कर्ज माफ किया, वो मुद्दा हावी हो गया, किसानों ने उस पार्टी को वोट दे दिया। पर ये गलत है, क्योंकि हमें अपना हित न देखकर देश हित भी देखना चाहिए। तो मुद्दा कोई भी हो, पर हमें वो सरकार चुननी चाहिए जो देश के हित में काम करे। आतंकवाद इस बार आतंकवाद ही प्रमुख मुद्दा रहेगा चुनाव में। इस बार आतंकवाद से संबंधित जैसे कि पुलवामा हमले का, वो उस मुद्दे को लेकर भी पार्टियां बहस कर सकती है। और
चाहे सरकार कोई सी भी हो। आतंकवाद, पुलवामा हमला सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जो सरकार अपने शायद उसको अपने हित के लिए काम में ले सकती है। राम मंदिर को लेकर क्या सोच रहे हैं? राम मंदिर के लिए सर वो तो हर साल ही रहेगा, वो मुद्दा कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। वो अगले 5 साल और उसके भी अगले 5 साल तक ही मुद्दा बना रहेगा। राम मंदिर क्यों आपको सॉल्यूशन उसका है? वो सर मेन मुद्दा है ना, वो पिछले कई सालों से मुद्दा बना हुआ है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर धर्म जो कि विभिन्न संप्रदायों में बढ़ चुका है, धर्म हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमें यहाँ पर इंसानों में नहीं धर्म में बांटा गया है, हिंदू मुस्लिम करके हमें अलग अलग डिवाइड किया जाता है। और वो हमारी एक धर्म इंसान की एक मेन जड़ होती है, एक छोटा सा दुखती रग होती है। अगर उसको पकड़ लिया जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और सरकार ये नब्ज जानती है, वो उसको कभी नहीं होने देगी। मुद्दा विपक्ष बहुत जोरों शोरों से उठा रहा है और उसमें राहुल गांधी प्रमुख है, क्योंकि राफेल एक जो खरीदे उसमें घोटाला और इसका मुद्दा विपक्ष को प्रमुख मिला है। जो राहुल गांधी है वो बोल रहे हैं कि इसमें चौकीदार मतलब प्रधानमंत्री जी के ऊपर बोला है उन्होंने कि घोटाला किया है, लेकिन जब एससी ने क्लीन चिट दे दिया है उनको, तब भी वो फिर से वापिस चौकीदार वाली बात दोहरा रहे हैं इस चुनाव में। अभी कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो कांग्रेस राफेल मुद्दे की प्रमुखता है, बेरोजगार और कर्ज माफी ये कांग्रेस के मुद्दे हैं। आखिरी सवाल पर आता हूँ। हर 5 साल में आपने देखा होगा सरकार बदल जाती है, सरकार बदलने की एक परिपाटी है, कभी बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी। तो इसको लेकर क्या सोचना है, इससे किस तरह का इफेक्ट जो है वो? हाँ, ये लोगों की सोच रहती है कि हर बार सरकार चेंज होगी तो उनके लिए कुछ न कुछ नया लेके आएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार जब भी नई सरकार आती है तो अपना प्रलोभन, वास्तविकता ये है कि प्रत्येक सरकार सिर्फ अपना प्रलोभन के लिए ही कार्य करती है। वास्तविकता लोगों की समस्या, लोगों की जो सुनवाई है उन पे ध्यान नहीं होती, कुल मिलाकर के अपनी बात रखनी होती है। आप क्या कहते हैं? जैसे 5 साल की सरकार है तो 5 साल का जो कार्यकाल रहता है, वो 5 साल के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट होता है वो केवल जैसे तीसरा साल चल रहा है या 5वां साल का, यानी कि लास्ट के साल में जाके जो डेवलपमेंट है वो किया जाता है। विकास की बात आखिरी सालों में ध्यान आती है, क्या कहेंगे आप? 5 साल में जो सरकार बदलने की परिपाटी है, 5 साल में सरकार, हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है। जैसे सरकार योजनाएं बनाती है तो वो क्रियान्वित नहीं होती, उससे पहले सरकार बदल जाती है, फिर नई सरकार आती है, फिर नई योजनाएं बना देती है, वो क्रियान्वित नहीं होती, फिर सरकार बदल जाती है। तो इस सरकार बदलने से बार बार योजनाएं क्रियान्वित पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। मेरा मानना है कि हर 5 साल में सरकार नहीं बदलनी चाहिए, उसको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ताकि वो जो योजनाएं चलाती है उनको पूरा कर सके और जिससे जनता का भी ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। जी, क्या कहेंगे? सर, सरकार स्टार्टिंग के ईयर्स तो अपने खुद का देखने में ही हो जाता है कि हाँ अभी ये करना है। जैसे कि वो लास्ट 5 ईयर्स का देखेंगे कि उन्होंने ये प्लानिंग की थी और उन्हें लागू करना है। तो मेरा मानना है स्टार्टिंग ईयर्स तो उनके इसी में निकल जाते हैं और फिर जब वापस उनके इलेक्शन आने होते हैं तब वे वापस उन मुद्दों को उठाते हैं, उन्हीं प्लानिंग्स को तैयार करते हैं और वही लागू करते हैं, वही अप्लाई करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये 5 ईयर्स जो ये परिपाटी है ये ठीक है। बिल्कुल। तो आपने देखा और सुना इस यूथ को, सांगोद के JLN B.Ed कॉलेज के इस यूथ ने पूरी बेबाकी के साथ में जो तमाम सवाल है उनके जवाबों को, अपने मूड को यहाँ पर पूरी बेबाकी से इस मंच के जरिए रखा, हमारे सामने रखा और बताया कि आखिर इनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या ये चाहते हैं। तमाम सवालों पर अपने जो जवाब है वो पूरी बेबाकी के साथ में दिए। लोकतंत्र का महापर्व है और इस यूथ को ही देश में सत्ता तय करनी है और यही कोशिश होती है कि इस यूथ के मूड को हम टटोलें और आपके सामने लेकर के आए, क्योंकि देश में सत्ता इस यूथ को ही तय करनी है। तो इस लोकतंत्र के महापर्व में ये सभी अपनी जो भागीदारी है वो निभाएं और देश में ऐसी सत्ता का चयन करें जो कि विकास के नए आयाम तय करें। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आज आपने सांगोद के JLN कॉलेज से देखा हमारा खास कार्यक्रम यंग इंडिया। कल किसी और कैंपस से हम हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Co-powered by Ambuja Cement, Virat Compressive Strength, Amul Company, Abra